Hello friends, welcome back on my YouTube channel Prep English. Friends, in today's video I will discuss UPPGT previous year question paper. इस वीडियो में UPPGT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे हम। ये क्वेश्चन ओनली PGT के लिए ही नहीं बल्कि UPTGT, PGT या फिर BPSC TGT, PGT, DSP किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं अगर आप, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस 20 नंबर क्वेश्चन है, ये है द स्पेंसरियन स्टैंजा हैज। स्पेंसरियन स्टैंजा पूछ रहा है स्पेंसरियन स्टैंजा में कितनी लाइन होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 4 लाइन, सेकंड है 6 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 9 लाइन्स। स्पेंसरियन स्टैंजा में 9 लाइन्स होती हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? एस को कैसे बनाते हैं? इस तरीके से एस को हम 9 बना सकते हैं। इस तरीके से मीन्स स्पेंसरियन एस मीन्स 9 कर लेंगे तो 9 लाइन्स याद हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने स्पेंसरियन स्टैंजा के बारे में बताया हुआ है। स्पेंसरियन स्टैंजा क्या है? इसको इन्वेंट कौन किया था? एडमंड स्पेंसर ने। इनका एक बहुत ही फेमस एपिक पोम है फेरी क्वीन, जो स्पेंसरियन स्टैंजा में ही लिखा गया था। ऊपर हमने देखा कि इसमें 9 लाइन होती हैं, मीन्स 9 लाइन्स का ये स्टैंजा होता है। तो जो 8 लाइन होती है वो एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है और जो लास्ट लाइन होता है वो अलेक्जेंड्रियन एम्बिक हेक्सामीटर में लिखा जाता है। और इसका राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी बी सी बी सी सी। तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम भी याद करने की कोशिश करेंगे। 9 लाइन्स होती है, राइमिंग स्कीम है ए बी सी सी। इसको कैसे याद कर सकते हैं? पहले देखेंगे BBC क्या है? एक न्यूज़ चैनल है। और BCC क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इन दोनों के बारे में आपको पता होगा, तो कैसे याद करेंगे? अबे BBC के पास स्पेंसरियन स्टैंजा की ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। अबे BBC के पास ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। तो याद हो जाएगा 9 लाइन्स और इसका जो राइम स्कीम है। तो देखेंगे टेंसन्स फ्रेंड अर्थर हेनरी हालम डाइड एट। जो टेंसन के फ्रेंड है हालम, इनका डेथ कहाँ हुआ था? रोम में, वियना, पेरिस या फिर लंदन में। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 वियना में। इनकी डेथ कब हुई थी? 1833 में हुई थी। और इनके डेथ के बाद टेंसन ने एक बहुत ही फेमस एलजी इन मेमोरियम लिखा था, जो 1850 में पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश हुआ था? 1850 में। और जो 1850 ईयर है ये टेंसन के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 बहुत फेमस चीज़ें हैपन हुई थी टेंसन के साथ में। एक तो इन मेमोरियम पब्लिश हुआ था, इसी टाइम ये पोएट लॉरिएट बने थे। और 1850 में ही टेंसन की शादी भी हुई थी। तो आप 1850 डेट याद रखेंगे। और इनकी डेथ कब हुई थी अर्थर हेनरी हालम की? 1833 में, वियना में। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्ले ऑल टुगेदर डील्ड विद द पीरियड ऑफ। जो शेक्सपियर का हिस्ट्री प्ले है ये कितने सालों का जो पीरियड है कवर करता है? 1000 ईयर है, 700 है, 450 ईयर है, 350 ईयर है। तो कितने साल कवर करता है ये 350 ईयर कवर करता है। 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे नोट डाउन है इसका की पॉइंट। 350 ईयर कवर करता है एक तो। और शेक्सपियर ने कितने हिस्ट्री प्ले लिखे हैं? 10 प्ले लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन कीट डाइड ऑफ। जॉन कीट की डेथ हुई थी, किस कारण से हुई थी? कॉलरा की वजह से, कंजम्पशन टीवी की वजह से, या फिर टाइफाइड, रेनल फेल्योर। तो उनकी डेथ का रीज़न क्या था? इन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड ट्यूबरक्लोसिस, कंजम्पशन। 23 क्वेश्चन में बोल रहा है चूज द ऑप्शन टू मेक द फॉलोइंग जम्बल अप वर्ड इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों को मिला करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो पहला देखेंगे एंड सी डज माई वर्क, हर्स, आई डू। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? हम सब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पहले से स्टार्टिंग नहीं हो सकती है एंड सी डज से। तो इसमें के 2 ऑप्शंस तो चले जाते हैं, बचता है 2 और 4। तो पहले सेकंड देखते हैं आई डू माई वर्क एंड सी डज हर्स। तो इससे क्लियर हो जाता है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है। आई डू माई वर्क एंड सी डज हर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्क राज आनंद फादर वाज अ क्लर्क इन।
मुल्कराज आनंद के पिता जो एक क्लर्क थे वो कहाँ पे क्लर्क थे? अ पोस्ट ऑफिस, बैंक, द आर्मी, द नेवी। इनके फादर कहाँ पे क्लर्क थे? ये आर्मी में थे, मीन्स इन द आर्मी। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप अकर इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम। ये जो लाइन है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये बहुत ही फेमस लाइन है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस पोएम से ली गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाई वुड ऑन स्नोवी इवनिंग, द ऑनसेट, वंस बाय द पैसिफिक। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही फेमस पोएम भी है और ये लाइन है, ये मैक्सिमम जगह आपको कोट की हुई दिख जाएगी। तो आपको ये पोएम पूरी डिटेल से पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट चेंज इज रिक्वायर्ड इन वर्ब्स रोटेट्स इफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अगर ये जो नीचे दिया हुआ सेंटेंस है अगर इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया जाए तो जो वर्ब रोटेट है इसको किस में चेंज किया जाएगा? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है बिकॉज ये डायरेक्ट स्पीच है। द टीचर सेड द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड है मीन्स पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब क्या चेंज होगी? एज पर रूल चेंज तो होनी चाहिए बट ये यूनिवर्सल ट्रुथ को डिनोट करता है। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नो चेंज इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक चीज़ मेंशन करना चाहेंगे कि की पॉइंट्स उन्हीं क्वेश्चंस के दिए गए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मीन्स जिसके की पॉइंट बनते हैं जो एक्सप्लेन करने के लायक है उसके की पॉइंट्स मैंने स्लाइड पर मेंशन कर दिया है। बाकी जो क्वेश्चंस फैक्चुअल्स हैं मैंने यहीं पर सॉल्व करके उसको छोड़ दिया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन इज। ये 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, 4 मीन्स एक ही सेंटेंस है, 4 टाइप में दिया हुआ है। तो पूछ रहा इनमें से कौन सा करेक्टली पंक्चुएटेड है, कौन पंक्चुएशन के अकॉर्डिंग सही है। तो आपको देखना है, पहला है ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन माई एक्सरसाइज। यही चारों हैं। तो आपको इसमें एक चीज़ देखना होगा, एक ये डायरेक्ट में है या फिर इनडायरेक्ट में, इसके अकॉर्डिंग आप इसमें सही या गलत की पहचान कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस ये जो सेंटेंस है इसको देख करके लग रहा है ये इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, बट अगर इनडायरेक्ट में है तो जितने भी इन्वर्टेड कॉमा वाले हैं वो गलत हो जाएंगे। ये भी इन्वर्टेड कॉमा में लगा है, यहाँ पे कॉमा लगा है, ये भी गलत हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बचता कौन है? 4 नंबर। ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन माई एक्सरसाइज, ये 4th नंबर सही हो जाएगा। आपको एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि ऑप्शन को इस तरीके से कट करते जाना है। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आपको एग्जैक्ट ऑप्शन पता हो या फिर आप इस बात से भी श्योर हो कि इस ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। मीन्स ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 ऑप्शन हैं, अगर ये 2 कट जाते हैं तो अगर एक बचता है तो वही एक सही होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है द फिगर ऑफ स्पीच इन ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल हैंड इज। इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है इस लाइन में कि ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल हैंड। तो ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है? ये मैकबेथ से ली गई है। किसका स्टेटमेंट है ये? लेडी मैकबेथ का। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन या फिर हाइपरबली। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाइपरबली, बिकॉज हाइपरबली वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी भी चीज़ को एक्जेजरेट करके दिखाया जाता है। मीन्स इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाएगा कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो। तो यहाँ पे लेडी मैकबेथ जो बोलती हैं कि अगर पूरे अरेबिया का परफ्यूम भी ला करके दे दिया जाए तो उनके हाथ से जो डंकन के ब्लड का जो स्मेल आ रहा है ना उससे साफ़ नहीं किया जा सकता। मीन्स वो एक टाइप का एग्जेजरेशन है जो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हाइपरबली, 4 नंबर। 29 देखेंगे। द नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी आर सेट इन। जो थॉमस हार्डी का नॉवेल है उसका सेटिंग प्लेस कहाँ है? मीन्स उनके मैक्सिमम जो नॉवेल की सेटिंग किस प्लेस पर होती है? वो होती है वेसेक्स। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर मैंने हाइपरबली का डेफिनेशन और थॉमस हार्डी से रिलेटेड जो फैक्ट है यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। 30th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है
गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड किंग टू मेक इट एन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक वर्ड है किंग, इसको ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है तो कौन सा सफिक्स ऐड किया जाए। सफिक्स जो वर्ड के लास्ट में जोड़े जाते हैं जिससे न्यू वर्ड क्रिएट किए जाते हैं। तो किंग वर्ड में कौन सा सफिक्स ऐड करेंगे जिससे ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए, तो बन जाएगा डम, किंगडम। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, ये एक आइडिया हो सकता है, मेंटल स्टेट हो सकती है। 31 में हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज ए हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ को किसने हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर बोला है? डिक्वेंसी ने कहा है, कॉलरिज ने कहा है, या फिर शेली ने। किसने कहा है इन्हें हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर? इन्हें हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर बोले हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। इस तरीके से 4 ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच इज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को ज़्यादा यूज करते हैं? सिमिली, मेटोनमी, ऑक्सीमोरॉन, सिनकडकी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सिनकडकी। इनका फेवरेट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिनकडकी है। यहाँ पे क्वेश्चन की जो नंबरिंग को लेकर के कुछ मिस्टेक हुआ है। मैंने 50 क्वेश्चंस टाइप किए थे बट मुझे लग रहा है कि 55 के आसपास क्वेश्चंस हो जाएंगे। सिनकडकी को देखते हैं। सिनकडकी फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है कि कभी कभी इसमें एक पार्ट पूरी कंप्लीट थिंग को डिनोट करता है और कभी कभी कंप्लीट जो थिंग्स होती हैं वो एक छोटे पार्ट को डिनोट करता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। इंडिया लॉस्ट द मैच, इंडिया ने मैच खो दिया, मीन्स इंडिया मैच हार गया। तो यहाँ पे इंडिया क्या आता है? इंडिया मैच हार गया मीन्स पूरा देश मैच हार गया। लेकिन क्या ये पूरे देश के लिए आता है? नहीं, ये इंडियन टीम के लिए आता है, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। मीन्स ये जो होल दिखाया जा रहा है, होल एज अ होल कंट्री, वो डिनोट किसको करता है? इंडियन क्रिकेट टीम को। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। आई नीड मोर हैंड्स फॉर दिस टास्क। मुझे इस काम को करने के लिए और हाथों की ज़रूरत है। तो क्या हाथ ही काम कर देंगे, बस हाथ दे दिया जाए उनको? तो नहीं, हाथ यहाँ पर जो लेबर को प्रेजेंट करता है, मीन्स उससे कुछ और लेबर्स की ज़रूरत है। तो हैंड जो एक पार्ट है, बॉडी का पार्ट है, ये होल बॉडी मीन्स लेबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो पार्ट है ये होल पोर्शन को डिनोट करता है और जो होल है इंडिया, ये एक पार्ट को डिनोट करता है, इंडियन टीम को। इस तरीके से ये क्लियर होता है कि सिनकडकी फिगर ऑफ स्पीच क्या है। यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन द नॉवेल अनटचेबल बाघा सिस्टर इज। जो मुल्कराज आनंद का एक फेमस नॉवेल अनटचेबल है, उसमें बाघा की सिस्टर का क्या नाम है? मोहिनी, सोहिनी, सजनी या फिर गुलाबो। आपको बताना है इसमें जो बाघा की सिस्टर उसका क्या नाम है। उसका नाम है सोहिनी। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सोहिनी। 33 क्वेश्चंस देखेंगे। वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज पब्लिश लिरिकल बैलेड इन। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने जो लिरिकल बैलेड को पब्लिश किया था वो कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? 1788, 1798, 1805, 1819। तो कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? 1798। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ द डक इज। डक का मैस्कुलिन फॉर्म क्या है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में। तो आपको करना क्या होगा कि ये एनिमल्स जो मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर्स हैं, इनकी एक लिस्ट बना करके आपको डेली उसको एक बार देखना चाहिए ताकि आपको वो अच्छे से याद हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ड्रैग, 4 नंबर। 35 नंबर में है चार्ल्स डिकेंस इज ए नोवेलिस्ट ऑफ। चार्ल्स डिकेंस किस एरा के नोवेलिस्ट हैं? एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, अगस्टाइन एज या फिर विक्टोरियन एज। कौन से एरा से बिलोंग करते हैं चार्ल्स डिकेंस? तो बिलोंग करते हैं विक्टोरियन एज से। मीन्स 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। नीचे सेंटेंस दिया हुआ है ही सेड आई शैल लीव दिस पेपर हेयर। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? तो इनडायरेक्ट स्पीच को बदलने के कुछ रूल्स होते हैं जो आपने पढ़े होंगे। पहले 1 2 3 लिख करके SON लिख देते हैं। यहाँ से क्लियर हो जाएगा जो रूल्स है, जो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन में होता है तो वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में होता है तो वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर वो थर्ड पर्सन में होता है तो कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन से पर्सन में है? ये फर्स्ट पर्सन है। तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के अकॉर्डिंग, मीन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या बन जाएगा? ये भी ही बन जाएगा। तो यहाँ पे ही दिया हुआ है तो इसका मतलब सारे में ही है।
एक चीज़ और यहाँ पे देखना है, ये जो वर्ड हैं दीज और हेयर, ये भी चेंज हो जाते हैं। डायरेक्ट में अगर दीज है तो इनडायरेक्ट में दोज हो जाता है, अगर हेयर है तो देयर हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन बनेगा? ही तो सारे में है, बट दीज का दोज किस में बनाया है? इसमें दोज बनाया है, यहाँ पे भी दोज बनाया हुआ, हेयर का देयर इन दोनों में बनाया हुआ। तो देखेंगे दोनों में गलती किस में है। ही के साथ शुड वर्ड, शुड नहीं यूज होगा, ही के साथ क्या यूज होगा? वुड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकर के अगर आपको ट्रिकी वे में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, हम उस पर आपको एक ट्रिकी वे में वीडियो बनाएंगे जो आप 5 या 10 मिनट में पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर हो जाएगा। 37 में है, हु कॉल शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो किसने बोला है? तो कौन बोले थे? रॉबर्ट ग्रीन। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड नंबर, रॉबर्ट ग्रीन। 38 नंबर में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए हैं, सेंटेंस एक ही है जो 4 टाइप में दिया हुआ, उसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा एक सही है। तो मैंने पहले भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन जब आया था तो मैंने बताया था कि पहले चेक कर लेना है कि वो क्वेश्चन जो दिया है डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में है, या फिर एक्टिव है या फिर पैसिव। तो देखते हैं ये देख करके क्या लग रहा है। टेल मी वेयर यू लिव, क्वेश्चन से लग रहा है कि ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है कि ना ही इन्वर्टेड कॉमा होता है, ना ही कॉमा होता है, या फिर क्वेश्चन मार्क भी नहीं होते हैं। तो यहाँ 3 में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, मीन्स ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो बचा एक 4 नंबर, तो 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है जिनको आप बिना पढ़े भी करेक्ट कर सकते हैं। 39 में पूछ रहा है, द सेंट्रल थीम ऑफ निसी मिज़ाकियल वर्क इज। निसी मिज़ाकियल के जो वर्क का सेंट्रल थीम क्या है? ये किस थीम पर आधारित वर्क लिखा करते हैं? सोशल रिफॉर्म है, पैट्रियटिज्म है, नोस्टाल्जिया है। 4 नंबर एलाइनेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 4th एलाइनेशन। जो कमला दास है उनका नोस्टाल्जिया है और निसी मिज़ाकियल का एलाइनेशन। 40 नंबर में पूछ रहा है, द ईयर ऑफ द कम्युनिटी पॉइंट इन किड्स कैरियर। किड के जो लाइफ का क्लाइमेक्स ईयर कौन सा था? मीन्स कौन सा ईयर था जिसमें उनकी बहुत सारी जो वर्क पब्लिश हुए और जिनकी वजह से वो इतने फेमस हुए? कौन सा ईयर था वो? 1819। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 1819। 41 में पूछ रहा है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन। यहाँ पे 4 ऑप्शन है एक सेंटेंस पर आधारित, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा करेक्टली पंक्चुएटेड है। ही विल सक्सीड यू नेवर। सबसे पहले देखेंगे कि ये कितना निगेटिव मीनिंग दे रहा है कि ही विल सक्सीड यू नेवर। इस एग्ज़ाम में जो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो होने वाला है या फिर पीपीएससी का जो तैयारी 4th आने वाला है, आपको ये जो सेंटेंस है इसको पूरी तरीके से गलत साबित कर देना है। ही विल सक्सीड यू नेवर मीन्स ही विल सक्सीड एंड आई टू, वो भी सक्सेस होगा और मैं भी सक्सेस होऊंगा। आपको इस पर काम करना है। तो देखते हैं कि इसमें करेक्टली पंक्चुएटेड कौन सा है। ये 2 सेंटेंस होते हैं, मीन्स जो कॉमा लगा करके दोनों को अलग कर दिया जाता है। तो कॉमा यहाँ पहले में किसके साथ लगा है? ही विल सक्सीड यू नेवर। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यू के साथ ही लगना चाहिए। यू के साथ किस में लगा है? सेकेंड नंबर में, सेकेंड सही है। 41 में सेकेंड नंबर ऑप्शन सही। 42 में पूछ रहा है, हु सेड अबाउट सेली ही वॉज एलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। किसने सेली को लेकर के कहा है ही वॉज एलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड? स्विनबर्न, मैथ्यू आर्नोल्ड, टेनिसन या फिर चार्ल्स लैम्ब। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट है स्विनबर्न। स्विनबर्न ने कहा था ही वॉज एलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। कैसे याद रखेंगे इस वाले ऑप्शन को? सेली एस से सेली, सिंगिंग एस से सिंगिंग गॉड, स्विनबर्न एस से, मीन्स सिंगिंग गॉड। सेली को किसने कहा है? स्विनबर्न। तीनों एस से आएंगे, याद हो जाएगा आपको। भले ही अभी लग रहा हो कि नहीं याद हो, बट ये आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जा कर के बैठ गया होगा। 43 है, फॉकनर्स वर्क डील्स विद द हिस्ट्री एंड लीजेंड ऑफ। जो 4 ऑप्शन है इसमें से पूछ रहा है कि जो से फॉकनर किस जगह की हिस्ट्री और लीजेंड को डील करता है? अमेरिकन नॉर्थ, अमेरिकन साउथ, अमेरिकन ईस्ट, अमेरिकन वेस्ट। जब उनके बायोग्राफी को पढ़ेंगे, उनके जो वर्क है उनको पढ़ेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें सेकेंड ऑप्शन सही है, अमेरिकन साउथ। 44 में कमला दास डाइड इन द ईयर। कमला दास का डेथ कौन सी ईयर में होता है? इनका डेथ होता है 2009 में। 45 में पूछ रहा है, फॉकनर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन।
यहाँ पे वाच नहीं है, ये वाज है, इट इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक। फॉकनर को किस ईयर में नोबेल प्राइज़ मिला था? तो इसमें जो सही वाला ऑप्शन इसमें टाइप ही नहीं हुआ है। 1946 रॉन्ग है, 47 रॉन्ग है, 48 यहाँ पे 49 था। ठीक है, इनको कब मिला था नोबेल प्राइज़? 1949 में, इसको याद रखेंगे। 46 में पूछ रहा है द बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट इज। सोनेट का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, किस कंट्री में? इंग्लैंड में, इटली में, फ्रांस या फिर ग्रीस? तो कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कमला दास से रिलेटेड की पॉइंट था और ये सोनेट को लेकर के है कि सोनेट का ओरिजिन इटली में 13वीं सेंचुरी में हुआ था। और इसका जो फॉर्म है एक इटालियन सोनेट भी है। इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है। इन सब के बारे में हम थियरी वाले पोर्शन में डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। 47 में पूछ रहा है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये पोम किसने लिखा है? ये बहुत ही फेमस पोम है, किसकी? निशिमी जैकियल की। अभी इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि इनका जो थीम होता है इनके पोम का वो क्या होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि क्या होती है इनकी जो पोम की थीम। 48 में पूछ रहा है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दे आस्क्ड मी माई नेम। एक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका पैसिव चुनना है। दे आस्क्ड मी माई नेम, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? माई नेम वॉज आस्क्ड बाई मी, आई वॉज आस्क्ड माई नेम, मी वॉज आस्क्ड माई नेम बाई देम, माई नेम वॉज आस्क्ड फ्रॉम मी बाई देम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आई वॉज आस्क्ड माई नेम इज ए करेक्ट ऑप्शन। ये आज की लास्ट स्लाइड है। 49 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेमिंगवेज वर्क। इनमें से जो 4 वर्क दिए हुए हैं कौन सा हेमिंगवे का वर्क नहीं है? द सन आल्सो राइज, मोबी डिक, फॉर हुम द बेल टूल्स, अ फेयरवेल टू आर्म्स। इस पे कौन सा ऑप्शन सही है? इस पे ऑप्शन सही है सेकेंड नंबर, मोबी डिक। मोबी डिक को किसने लिखा है? हरमन मेलविल। आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंग्लिश पोएट वाज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में कौन से इंडियन इंग्लिश पोएट प्रोफेसर थे? तो फर्स्ट है जैन महापात्रा, ए के रामानुजन, निशिमी जैकियल, के एन दारूवाला। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? निशिमी जैकियल, थर्ड ऑप्शन। ये रहा आज के जो 50 क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।